नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जो लोग क्लास 10th में हैं उनके लिए मैं भूगोल का प्रथम चैप्टर लेकर के आया हूँ, भारत संसाधन और संरक्षण। सभी लघुत्तरीय प्रश्न मैं करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कराऊंगा आप लोगों को दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में एक घंटी होता है इस तरह का, उस पर क्लिक कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको स्वतः मिल पाए, आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और आपको टोटल वीडियो जब देखना है तो प्ले लिस्ट में जा कर के उस सब्जेक्ट का पूरा वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा, आपको नहीं आ रहा है प्ले लिस्ट में जाने का तो आप अपने बड़ों से, आप अपने माता पिता या भाई से या किसी साथियों से पूछिए कि प्ले लिस्ट में किस तरह से जाते हैं ताकि आपको सारा वीडियो मिल पाए। बहुत लोग होता है कि सर वीडियो इसके आगे नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, बहुत लोग कंप्लेन करता है तो उनको मोबाइल चलाने का ढंग नहीं है जिसके कारण दिक्कत होता है। चलिए तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। आज जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? शक्ति ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे। इसमें टोटल 14 प्रश्न हैं, अच्छे तरीका से कराऊंगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रथम प्रश्न है कि सागर सम्राट क्या है। तो देखिए, एक सागर सम्राट जो है एक मुंबई में पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत एक जलयान है जो समुद्री क्षेत्रों में जल के भीतर तेल कूप की खुदाई का कार्य करता है। सागर सम्राट क्या है? तो समुद्र में क्या करता है? तेल खुदाई का कार्य करता है। एक तेल का कूप है, बोले तो कुआं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है आपका कि नहीं 4 तेल शोधक कारखाने का स्थान निर्दिष्ट कीजिए। ठीक है, निर्दिष्ट कीजिए। तो 4 तेल शोधक कारखाना का नाम बताना है, तो मैं आपको बता रहा हूं। प्रथम जो है डिगबोई आसाम में है। ठीक है, दूसरा आपको मैं बता दूं तारापुर महाराष्ट्र में है। तीसरा बरौनी जो है आपको बिहार में पड़ता है। और चौथा जो है आपको कमेंट करके आपको बताना है कि हल्दिया कहाँ पड़ता है। आज का सवाल आप लोगों के लिए यह है कि हल्दिया कहाँ पड़ता है, यह कमेंट करके बताना है। आप चाहे गूगल से खोजिए या बुक से खोजिए, आपको खोज करके जवाब लिखना है। गूगल पर भी पूछिएगा तो बता देगा हल्दिया कहाँ है, बुक में भी आपको लिखा होगा हल्दिया कहाँ है। ठीक है, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन का आंसर खोजिए और कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। तो जल विद्युत उत्पादक के 4 प्रमुख कारक है। ठीक है, 4 के अलावा भी मैं लिखवा दिया हूं ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाए। अगर पूछ दे तो इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। प्रथम है कि सतत वाहिनी प्रचुर जल राशियां। दूसरा है कि नदी मार्ग में तीव्र ढाल, है ना, काफी ऊपर से पानी गिरना, तीव्र ढाल बोलते हैं उसको। जल का तीव्र वेग, है ना, स्पीड। प्रकृति जल प्रपात, ऊपर से जो जल गिरता है ना, झरना टाइप का होता है, उस ऊपर से जो जल गिरता है उसको जल प्रपात बोलते हैं, झरना नहीं बोलते हैं। सघन औद्योगिक वाणिज्य आबादी क्षेत्र, जहाँ पे सघन क्या हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, वहाँ पे जल विद्युत का कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला है कि पर्याप्त पूंजी निवेश, पूंजी भी होना चाहिए। परिवहन का साधन होना चाहिए। प्राविधिक ज्ञान होना चाहिए उसको चलाने के लिए। अन्य ऊर्जा के स्रोत का भी क्या होना चाहिए, अभाव। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में नदी घाटी परियोजना किन किन राज्यों में स्थित है। आपका प्रश्न पूछ रहा है कि हीराकुंड कहाँ है,
तुंगभद्रा कहाँ है और रिहंद कहाँ है। ठीक है, चलते हैं आंसर की ओर। चलिए, तो आपका हीराकुंड जो है वह उड़ीसा में है, महानदी पर पड़ता है। तुंगभद्रा जो है वह आंध्र प्रदेश में है। रिहंद परियोजना चलता है, यूपी की परियोजना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप लोग नोट बना लीजिए। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों का कमेंट पढ़े हम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छोटा कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, प्रश्न बोल रहा है, चलिए ठीक है, नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। देखिए, बहुउद्देशीय तब बोलते हैं, देखिए नदी घाटी परियोजना का विकास विविध उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई की आपूर्ति, जल कृषि, मत्स्य पालन, पेयजल आपूर्ति, पीने वाला जल। ठीक है, परिवहन के साधन का विकास, पर्यटन केंद्र का विकास, जहाँ पे लोग देखने जाते हैं जल विद्युत को, है ना। अतः एक साथ इतनी सारी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बोले तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, एक साथ बहुत से उद्देश्य को पूर्ति कर रहा है। सिंचाई का कार्य कर रहा है, जल की कृषि हो रहा है, मत्स्य पालन का कार्य कर रहा है। तो बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति जब करता है तो उसको हम बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा कर लेता हूं, पूरा स्पेस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ताप शक्ति को समाप्त संसाधन क्यों कहते हैं। अब समझना है कि आपको ताप शक्ति क्या है। तो आपके घरों में जो बिजली जाती है वह बिजली ताप संयंत्र के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे मैं बता दूं, ताप संयंत्र में कोयला जलाया जाता है। आप लोग देखिएगा, काटी थर्मल पावर मेरे यहाँ है, आपके बगल, आपके जो इलाका है वहाँ पे जो थर्मल पावर होगा वहाँ पे कोयला को जलाया जाता है एक बगल, और एक बगल जो है वह पानी को गर्म किया जाता है और इसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो कोयला को जला करके विद्युत उत्पन्न करना ताप शक्ति संयंत्र कहलाता है। तो यह कह रहा है कि समाप्त संसाधन कैसे है ताप शक्ति। तो मैं आपको बता दूं, कोयला की जो निर्माण होता है वह एक जटिल प्रक्रिया और लंबी प्रक्रिया है। बहुत दिनों के बाद कोयला का निर्माण होता है। यह जो है एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा कोयला, तो ताप शक्ति संयंत्र भी खत्म हो जाएगा। यही है आपका ताप शक्ति संयंत्र। ताप शक्ति संयंत्र का स्रोत कोयला है और कोयला का निर्माण लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है, जिससे लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। किंतु जब इनका अंधाधुंध उपयोग होता है कोयला का, तब इसका भंडार समाप्त हो जाता है। अतः ताप शक्ति समाप्त संसाधन है। बोले तो समाप्त हो जाने वाला संसाधन है। ठीक है, चलिए, कोयला से जो शक्ति उत्पादन होता है वह समाप्त है। बोले तो समाप्त हो जाएगा कभी भी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है। तो परमाणु शक्ति प्रदान करने वाले निम्नलिखित खनिज है, इल्मेनाइट, कैडमियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरेनियम, मोनोजाइट। ठीक है, ETC बोले तो इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत तीन उदाहरण बताना है। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जो समाप्त हो जाए। याद रखिए, माइंड में ये बात याद रखिएगा, जो समाप्त हो जाए पारंपरिक हो जाएगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाला है। और गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा सौर ऊर्जा, जो सोलर ऊर्जा है, जो सोलर पैनल होता है, पवन ऊर्जा, समाप्त नहीं होगा। जो आ रही ऊर्जा, इसे समाप्त होने वाला ऊर्जा नहीं है, उसको गैर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए ट्रिक। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि गोंडवाना समूह के कोयला क्षेत्र का नाम लिखिए। तो गोंडवाना समूह के कोयला है आपका 4 नदी घाटी परियोजनाओं में पाए जाते हैं। यह प्रथम है
दामोदर घाटी में पाया जाता है, दूसरा है सोन घाटी में पाया जाता है, तीसरा है महानदी में पाया जाता है और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य के, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, झारखंड राज्य के मुख्य कोयला का उत्पादक क्षेत्रों का नाम बताना है। तो आपका झरिया हो जाएगा, बोकारो में उत्पादन होता है, गिरिडीह में उत्पादन होता है, कर्णपुरा में, रामगढ़ में उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम के किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो मैं बता दूं, पेट्रोलियम से बहुत से चीजों का निर्माण होता है। आप लोग वेसलिन जो लगाते हैं ओठों पर, वेसलिन, वो पेट्रोलियम का ही बना होता है। तो उसको बोलते हैं गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, स्नेहक बोलते हैं गिरीश को, गिरीश जानते हैं ना, उसको स्नेहक बोलते हैं। पेट्रोल, कृत्रिम रेशा, कीटनाशी, अन्य दवाइयाँ, साबुन, प्लास्टिक, बहुत सी चीज बनती है इत्यादि में लिख दिया। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोगों को प्ले लिस्ट खोजने का तरीका आना चाहिए, तभी आप मेरा पूरा वीडियो देख पाइएगा। प्ले लिस्ट खोजिए, जा करके देखिए, क्लास 10th भूगोल लिखा होगा, पूरा मिल जाएगा। क्लास 10th हिस्ट्री लिखा होगा, पूरा मिल जाएगा। क्लास 10th फिजिक्स लिखा होगा, पूरा मिलेगा। केमिस्ट्री पूरा मिलेगा। प्ले लिस्ट आना चाहिए खोजने। नहीं आ रहा है तो साथियों से पूछिए, अपने अभिभावक से पूछिए, माता पिता, भाई बहन, जिससे पूछना है पूछिए। प्ले लिस्ट कैसे जाएंगे किसी चैनल का। चलिए, मोनोजाइट भारत में कहाँ उपलब्ध है। तो मोनोजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों के तटीय क्षेत्रों में इस खनिज का उत्खनन हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। आप लोगों के पास सोलर पैनल होगा, उस पर जब सूरज का लाइट पड़ेगा तो क्या होता है, वह फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा रहता है, जिसके कारण वह क्या कहता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वह विद्युत ऊर्जा आपके बैटरी में जाता है तो उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। और वह रासायनिक ऊर्जा बॉल के माध्यम से जब जलता है तो उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो सौर किरणों के फोटोवोल्टाइक सेल में संचित इन किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित कर सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिससे हीटर, कूलर, पंखे, लाइट, टेलीविजन जैसे उपकरण चलाए जा सकते हैं। बड़ा लगाइएगा तब चलेगा ये सब। चलिए, आपका पवन ऊर्जा है। मैं आपको बता दूं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन ऊर्जा पूछ रहा है आपका प्रश्न कि भारत में किन किन राज्यों में पवन ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थितियां है। क्वेश्चन समझिए, बोल रहा है कि कहां पे आप पवन ऊर्जा लगा सकते हैं। ये जो पंखी टाइप के आपको दिखाई दे रहा है, यह कहां लगाइएगा, तो वहां लगाइएगा जहां पे हवा हमेशा चलता है ना। तो जब हवा चलेगा तो यहाँ पे मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, और यह मोटर क्या है, जब इसका पंखी नाचेगा, मोटर नाचेगा, तो इसमें तार के माध्यम से बॉल जो भी लगा रहेगा इसमें, वह बॉल क्या होगा, वह बॉल जलेगा तार के माध्यम से। जब पंखी नाचेगा तो तार के माध्यम से विद्युत उत्पन्न होगा और वह बॉल जलने का कार्य करेगा। तो पवन ऊर्जा आपके भारत में आपको राजस्थान में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। यहाँ हवाएं हमेशा चलते रहती है। और पवन ऊर्जा के लिए हवा कितना स्पीड होना चाहिए, तो हवा का स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। बोले तो 1 घंटा में 18 किलोमीटर हवा चल जाना चाहिए, तब वहाँ पे पवन ऊर्जा कार्य करेगा। मैं आपको फिगर भी बना दिया हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पवन ऊर्जा का फिगर है, काफ़ी अच्छा तरीका से भी बना दिया हूँ। अगर इससे भी अच्छा बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक बात कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जब कीजिएगा तो बगल में एक घंटी टाइप का होता है, बेल आइकन बोलते हैं उसको क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। तब जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास स्वतः पहुँच पाएगा और आप आसानी से देख लीजिएगा। लाइक कर दीजिए, रोज लाइक करने से भी आपके पास वीडियो पहुंचते रहेगा। कमेंट करके बताइए हल्दिया कहाँ स्थित है, और प्लेलिस्ट खोजना सीख जाइए। नहीं आएगा प्लेलिस्ट खोजने तो आप कभी भी पढ़ाई अच्छा तरीका से नहीं कर सकते हैं।
प्लेलिस्ट आपको आना चाहिए खोजने के लिए, ठीक है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, अच्छा तरीका से कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग इस तरह से कमेंट करते रहिए, बताइए हल्दिया कहाँ स्थित है। गूगल से खोजिए, बुक से खोजिए, कहीं से भी खोजिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथियों।